हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सबिता तोमर। आज की कहानी का नाम है दो अंधे भिखारी। अब करीब 40 दिन बीत चुके थे, पर अभी भी लॉकडाउन जारी था। लोगों को घर वापस ले जाने के लिए कोई भी जहाज, ट्रेन या बस नहीं चल रही थी। बहुत से स्कूलों ने बच्चों के माता पिता को सूचित कर दिया था कि यदि हालात में सुधार नहीं होता तो शायद जून से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। पर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में नहीं सोच रहे थे। वे तो अपने दोस्तों को देखना चाहते थे और उनके साथ खेलना चाहते थे। अच्छा ने कहा, ऑनलाइन क्लासेस के कारण तुम सभी को बहुत समय तक स्क्रीन के सामने बैठना होगा। इससे हो सकता है शायद तुम्हें उसकी लत लग जाए या कम से कम आंखों में कोई समस्या हो जाए। लेकिन अभी मैं इस समस्या से निपटने के लिए किसी समाधान के बारे में नहीं सोच सकता। भारत में कोविड-19 की स्थिति को लेकर जो भी खबरें आ रही थीं, अज्जन ने उन पर अपनी नज़रें रखे हुए थे। एक शाम जब अज्जन समाचार देख रहे थे, तब बच्चों ने बारी बारी से छुपन छुपाई खेलने का मन बनाया। ढूंढने वाले या बाली को ढूंढने से पहले अपनी आंखें ढूंढते समय रुमाल से ढकनी थी। बच्चों ने एक रुमाल ढूंढा और सबने मिलकर तय किया कि सबसे पहले मीनू हम सभी को ढूंढेगी। मीनू ने मना किया, मैं पहले नहीं जाना चाहती। अरे बात मानो, ये सबको ही करना पड़ेगा। शुरू हो जाओ मीनू, सबने चिल्लाना शुरू कर दिया। ना चाहते हुए भी वे मान गई। हर कोई उससे पहले से ही दूर भागने लगा और वे किसी को भी पकड़ नहीं पा रही थी। कुछ समय के बाद अनुष्का को उसकी हालत देखकर बहुत बुरा लगा और उसने उसे छू लिया, जिससे उसकी बारी आ जाए और मीनू फ्री हो जाए। अब अनुष्का को अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी थी। अब उसके लिए भी किसी को पकड़ पाना मुश्किल लगने लगा। जल्दी ही वे सबको ऐसा दिखाने के लिए कि वे बहुत थक चुकी है, चुपचाप एक तरफ कोने में खड़ी हो गई। लेकिन कुछ देर के बाद ही अदिति ने अपना पैर उसके पैरों पर रख दिया और पकड़ी गई। जब अदिति की बारी आई तो उसने बहुत जल्दी रघु को ढूंढ लिया। मीनू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं बहुत छोटी हूँ और साथ ही मुझे तेज दौड़ने में मुश्किल होती है। मुझे पहले जाने से डर लग रहा था, क्योंकि मुझे सचमुच ये लगा कि मैं किसी को पकड़ नहीं पाऊंगी और पूरे खेल में अंधी ही बनी रहूंगी। अदिति ने कहा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। ये रुमाल ठीक से नहीं बंधा हुआ था। मुझे आंखों के नीचे से थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, जिसके चलते मैं तुम सबकी परछाइयों को आसानी से देख पाई और मेरे लिए रघु को पकड़ना आसान हो गया। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जो व्यक्ति बचपन से ही अंधा पैदा हुआ है या किसी कारणवश अंधा हो गया, उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा। हमें जो भी कुछ मिला है, जैसे देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, स्वाद महसूस करने के लिए जीभ, चलने के लिए पैर और सोचने के लिए दिमाग, उसके लिए हमें हमेशा ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए। सही समय पर सही जगह होना हमारे जीवन को बदल सकता है। अज्जा ने कहा। हाँ, अज्जी ने कहा, बिल्कुल, दो अंधे भिखारियों की तरह। एक समय की बात है, एक अंधा भिखारी था जिसका नाम रवि था, जो रोजाना एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाकर भीख मांगा करता था। एक दिन वे एक दूसरे भिखारी विवेक से मिला, जो उसकी तरह ही अंधा था। उन्होंने एक साथ भीख मांगने का निश्चय किया। जब दोनों एक साथ मिलकर भीख मांगने लगे तो विवेक हमेशा उनको मिले भोजन का सबसे अच्छा वाला हिस्सा खुद ले लेता। वे हर दिन ऐसा ही करता, अच्छा भाग खुद खा लेता और थोड़ा सा बचा हुआ हिस्सा रवि के लिए छोड़ देता। समय बीतता गया और अब रवि भी विवेक के इस व्यवहार से थक चुका था। एक दिन कई मील साथ चलने के बाद विवेक ने रवि को एक जंगल के पास छोड़ दिया और बोला, भाई, मुझे पास के ही गांव में एक काम है, तुम यहाँ आराम करो, मैं जल्दी ही वापस आता हूँ। रवि बहुत ही थका हुआ था और उससे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। इसने भी एक चट्टान पर बैठ गया और वहीं पर विवेक का इंतजार करने लगा। कई घंटे बीत गए, पर विवेक का कोई नामो निशान भी नहीं था। दिन से रात होने लगी और रवि को ये लगने लगा कि विवेक अब कभी वापस नहीं आएगा। भूखा और जाने के लिए
कोई जगह न होने के कारण रवि ने तय किया कि आगे बढ़ा जाए, शायद कोई उसकी मदद करने वाला मिल जाए। दुर्भाग्यवश उसके पांव उसे सीधे एक गहरे जंगल के बीचों बीच लेकर चले गए। जंगल में पहुंचने के बाद रवि को अपनी महसूस करने की शक्ति से एहसास हुआ कि वह कहाँ आ चुका है। आधी रात हो चुकी थी। अचानक उसे अजीब से बहुत सारे कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। उसने बड़ी मुश्किल से पास ही एक झाड़ी की तलाश की और उसके पीछे जाकर छुप गया। कदमों की आवाज़ उसके पास आती गई। वहाँ पर एक लोमड़ी, एक भेड़िया, एक गैंडा और एक शेर मीटिंग करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए थे। लोमड़ी ने घोषणा की, मुझे एक रहस्य मालूम है। इस पर भेड़िए ने कहा, मुझे भी पता है। गेंडे ने इस पर कहा, मुझे भी पता है। मैं इस जंगल का राजा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी रहस्य नहीं पता। शेर ने इस पर जवाब दिया, मुझे भी बताओ क्या रहस्य है, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। लोमड़ी ने कहा, यहाँ से 100 कदमों की दूरी पर एक नदी है। महीनों पहले मैं एक आँख से अंधी हो गई थी। जब मैं उस नदी पर गई और उसमें नहाई तो मेरी आँखों की रोशनी वापस आ गई। यह एक बहुत ही उपयोगी रहस्य है। मुझे दूसरा रहस्य मालूम, भेड़िए ने कहा। राजा के महल में पानी का कोई प्रबंध नहीं हो पाता। राजा के लोगों को ये नहीं पता कि राजमहल के बगीचे के नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर गड़ा हुआ है। अगर उस पत्थर को निकाल दिया जाए तथा वहाँ और भी गहरी खुदाई की जाए तो उन्हें वहाँ पर एक झरना मिलेगा जिसका पानी बहुत मीठा है। राजा के महल और उसकी रियासत के सभी लोगों की प्यास बुझाने के लिए वह पानी पर्याप्त होगा। मेरा रहस्य सुनो, गेंडे ने कहा। राजा की पत्नी बीमार है। सभी चिकित्सक अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं कर पाया। रानी को ठीक करने के लिए जो दवा चाहिए वह राजा के महल के पास जो नदी बहती है उसके नीचे है। अगर वे नदी के पास जो शाहबलूत का वृक्ष है उसके पास जो पौधे उत्पन्न होते हैं उनके 5 पत्ते खाती तो वे ठीक हो जाएगी। मैं ये सब बातें याद रखूँगा, शेर ने कहा। ये सब बातें मेरे पास सुरक्षित है। लोमड़ी ने सुझाव दिया, इन्हें कुछ समय के लिए सुरक्षित रखो। हो सकता है कि हमें इनकी ज़रूरत जंगल में अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हो। चलो हम 2 महीने के बाद दोबारा यहीं मिलते हैं, शेर ने कहा और मीटिंग को ख़त्म कर दिया। रवि जो इस बातचीत को सुन रहा था बहुत शिद्दत से चाहता था कि उसकी आंखें वापस आ जाएं। उनके जाने के बाद वे झाड़ियों से निकलकर बाहर आया और वे एक ही दिशा में 100 कदम आगे चला। जब वे वहां पहुंचा तो कुछ भी नहीं था। वे अपनी पहली वाली जगह पर 100 कदम वापस चलकर आ गया। उसने ठीक ऐसा ही 2 बार और किया, जबकि तीसरी बार जब वे 100 कदम चलकर पहुंचा तो उसे पानी की आवाज़ सुनाई दी और नदी के वहीं पर होने का एहसास हुआ। उसने सावधानीपूर्वक नदी में प्रवेश किया और उसमें नहाने लगा। उसे थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। वे थोड़ी देर नदी के पानी में नहाता रहा और उसने पाया कि उसे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। उसने उन सभी जानवरों और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। अब वे देख सकता था। वे शहर की राजधानी की ओर बढ़ चला और वहां पहुंचकर राज दरबारियों राजा से आग्रह किया। उसने कहा, महाराज कृपया मुझे कुछ समय प्रदान करें। मैं आपके शहर के लिए पानी ले आऊँगा और आपकी पत्नी को भी ठीक कर दूँगा। राजा को भी उससे आशा थी, इसलिए उसे ऐसा आग्रह करने पर उन्होंने उसे आज्ञा दे दी। उसी दिन रवि शाही बगीचे में गया। उसने वहाँ पर एक कोने में पड़े उस विशाल पत्थर को हटाकर वहाँ खुदाई करने लगा। वे तब तक खुद खोदता रहा जब तक उसे मिट्टी गीली नहीं लगने लगी। जल्दी वहाँ उस बगीचे में एक सुंदर झरना नजर आने लगा। इसके बाद उसे नहर के पास शाहबलूत का एक पेड़ दिखाई दिया जो राजा के महल के बहुत नज़दीक था। उसी शाहबलूत के पेड़ के नीचे उसे एक औषधीय पौधा मिला। रवि ने
उसकी 5 पत्तियों को रानी को दे दिया। रानी ने उन पत्तियों को खा लिया और उन्हें अगले ही पल से बेहतर महसूस होने लगा। राजा उसकी इस सेवा से बहुत खुश हुआ। उसने खुश होकर बहुत सा धन रवि को दिया। रवि ने उस धन से एक अच्छा सा घर खरीद लिया और उसी राजधानी में खुशी खुशी रहने लगा। करीब 2 महीने बीत गए। एक दिन रवि अपने घर में दरवाजे के पास बैठा हुआ था। उसे एक गली में घूमता हुआ एक अंधा भिखारी दिखाई दिया। उसे उस भिखारी पर दया आ गई और उसने उसे अपने दरवाजे पर खाना देने के लिए बुलाया। जब रवि ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने उसे तुरंत पहचान लिया। वे विवेक था, उसका अंधा दोस्त। रवि ने अपनी आवाज़ बदल ली और कहा, कुछ समय पहले मैंने तुम्हें एक दूसरे अंधे आदमी के साथ देखा था। वह कहाँ गया? कुछ देर के लिए विवेक को लगा जैसे वे उस आवाज़ को पहचानता है, लेकिन चूंकि उसे पक्का नहीं पता था इसलिए उसने उसे अनदेखा कर दिया और जवाब दिया, महाराज वे मर चुका। कैसे मर गया? उसके जवाब से आश्चर्यचकित होकर रवि ने पूछा, एक तूफानी रात को बाढ़ आ गई थी और वे उसे बहाकर अपने साथ ले गई। कुछ समय के बाद गांव के कुछ लोगों ने उसका मृत शरीर मिला। विवेक ने दुख भरे अंदाज में कहा, रवि को अपने दोस्त पर दया आ रही थी। रवि सौभाग्यशाली था कि उसे अपनी आंखों की रोशनी वापस मिल गई, लेकिन विवेक की किस्मत उसके साथ नहीं थी। रवि ने सच उसके सामने उजागर कर दिया, मैं रवि हूँ, तुम्हारा पुराना दोस्त। तुम मेरे जीवन को बदलने में मददगार सिद्ध हुआ, इसलिए मैं वह सब नहीं याद रखूँगा जो तुमने मेरे बारे में कहा। तुमने मुझे जंगल में अकेला छोड़ दिया और वहाँ से ही मेरी काया पलट हो गई। रवि ने ईमानदारी से पूरी कहानी उसे बता दी। उस दिन से सही समय पर सही स्थान पर था। उसने कहा, उसने विवेक को सलाह दी कि किसी के साथ दोबारा धोखा मत करना। विवेक ने पूछा, क्या तुम मुझे उस नदी के किनारे तक ले जा सकते हो? मैं अपनी आंखों के बिना उस दृश्य की कल्पना भी नहीं कर सकता। जानवर बहुत क्रूर भी हो सकते हैं। उस दिन मैं किसी भी तरह से वहाँ से बचकर निकल आ पाया। अगर मैं वहाँ फिर से जाता हूँ तो निश्चित तौर पर वे मुझे सूंघ लेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि मैं ही वे व्यक्ति हूँ जिसने उनके सारे रहस्यों को सुन लिया था। लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक बिंदु तक चलूँगा और उसके बाद तुम्हें उस पेड़ तक जाने का रास्ता बता दूँगा। उसके बाद तुम खुद वहाँ चले जाना। मुझे वहाँ जाने में डर लग रहा है। अपनी बात गाड़ी रवि एक निश्चित दूरी पर विवेक के साथ गया और फिर उसे सही दिशा में आगे का रास्ता दिखा दिया। विवेक ने जल्दी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसे जानवरों से डर लग रहा था। जब तक वे उस पेड़ के नज़दीक पहुंचा, वहां रात हो चुकी थी। हालांकि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि रात है या दिन। उसे फर्क पड़ रहा था तो जानवरों के वहाँ होने का, इसलिए उसने सुबह होने तक झाड़ियों के पीछे छुपकर इंतजार करने का निश्चय किया। आधी रात को एक लोमड़ी, भेड़िया, गेंडा और शेर मीटिंग करने के लिए जमा हुए। वे कुछ परेशान दिख रहे थे। लोमड़ी ने कहा, हमें मिले हुए 2 महीने बीत चुके हैं। इस बीच मैंने सुना कि किसी ने उस उपचार करने वाली नदी के रहस्य को पता लगा लिया है। केवल मैं ही उस रहस्य को जानती हूँ। किसने उस रहस्य को इंसानों के सामने उजागर किया? भेड़िया, गेंडा भी उसकी बात से सहमत थे कि उनके रहस्यों को भी किसी को पता चल चुका है। तीनों जानवरों ने एक साथ शेर की ओर देखा। हम सभी के पास एक रहस्य था और ये हमारा सामूहिक निर्णय था। अपने रहस्यों को गुप्त रखने से में हमारा सामूहिक लाभ भी था। केवल तुम ही हमारे बीच एक ऐसे थे जिसका कोई रहस्य नहीं था। निश्चय ही हमारे रहस्यों को उजागर करने के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। शेर ने क्रोधित होकर कहा, मैं इस जंगल का राजा हूँ, ना कि कोई धोखेबाज। एक राजा अपनी प्रजा से कभी विश्वासघात नहीं करेगा। विश्वास करो तो फिर हमारे अलावा इस रहस्य की जानकारी किसे है? लोमड़ी को संदेह हुआ, शायद किसी ने हमें
बात करते हुए सुन लिया। भेड़िए ने हवा में सूंघते हुए कहा। उन जानवरों ने अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल किया और पास ही में विवेक को झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ पाया। जब विवेक को उन जानवरों की घूरती हुई नज़रों का एहसास हुआ तो वे हक्का बक्का रह गया। उसे ये समझने में बहुत देर हो चुकी थी कि वे गलत समय पर गलत स्थान पर था। यही है जो हमारे रहस्यों को उजागर करने के लिए जिम्मेदार है। शेर गुस्से से दहाड़ने लगा। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर विवेक पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।